अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज इसमें हम एक ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। हम इस डिवाइस के बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स कंसीडर करें हमारे पास एक ग्लास की सिंपल प्लेट है, वो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ग्लास की एक छोटी सी प्लेट है, सॉलिड प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, यानी जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इसमें से पास करके आगे की तरफ चली जाएगी। ये ट्रांसपेरेंट है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम बाय एनी मीन्स इसके ऊपर एक स्क्रैच लगा देते हैं, स्क्रैच डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जब जिस जगह पे किसी भी ग्लास के ऊपर स्क्रैच आ जाता है, वो रीजन जिस जगह पे स्क्रैच आता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वहाँ से लाइट जो है वो पास करके आगे नहीं जा सकती। अगर हम लेट्स सपोज इस ग्लास को डिफरेंट जगहों से इस तरह से करके डिफरेंट अंदाज में स्क्रैचेस डाल दें, तो जितने ज़्यादा स्क्रैचेस इसके ऊपर पड़े होंगे उतनी ही इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसमें से लाइट जो पास करके आगे जा रही है और हम उसका इमेज देख रहे हैं, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की ग्लास जहाँ पे हमने विजिबिलिटी को हिंडर करना हो, हमने कम करना हो, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक रिज़ल्ट है जो हमने अपने ज़हन में रखना है कि जिस जगह पे स्क्रैच डाल दिया जाता है, उस जगह से लाइट जो है वो पास करके आगे नहीं जा पाती और वो वाला रीजन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो वेगली ओपेक हो जाता है या बाज़ औक़ात कुछ केसेस में कंप्लीटली ओपेक भी हो जाता है। अब इमेजिन करें यही ग्लास स्लैब हमारे पास मौजूद थी जिसके ऊपर हमने रैंडम स्क्रैचेस लगाए हुए थे। हम उन रैंडम स्क्रैचेस की बजाय कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उस मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से इसके ऊपर एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्क्रैचेस लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रैच बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया। अब इस स्क्रैच वाला जो रीजन हमें नज़र आ रहा है, ये स्क्रैच वाला रीजन ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। इसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों जगह पे मौजूद जो रीजन है वो ट्रांसपेरेंट ही है। अगर हम फर्दर आगे करें और इससे कुछ फासले पे एक और स्क्रैच लगा दें, इसी तरह से एक और स्क्रैच लगा दें, हम डिफरेंट स्क्रैचेस लगाते जाते हैं फासले पे रख के। अब ये जो स्क्रैचेस हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे ग्लास को इन जगहों से ओपेक बनाते जा रहे हैं और इनके जो दरमियान वाले हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है। अगर हम इनके दरमियान में फर्दर इस तरह से करके और स्क्रैचेस डालते जाएँ, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इससे क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास विज़िबल रीजन है, यानी जहाँ से लाइट पास करके आगे जा रही है, वो कम से कम होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि अगर ये हम बहुत सारे स्क्रैचेस डाल दें, तो ये जो स्क्रैचेस के दरमियान वाला पोर्शन है, ये बिहेव करना शुरू कर देगा, ये एक्ट करना शुरू कर देगा एज़ ए स्लिट। हमें पता है कि स्लिट स्मॉल ओपनिंग को कहते हैं जहाँ से लाइट पास करके आगे की तरफ जा सकती है। तो अगर यहाँ पे भी ऐसा ही मामला हो जाए कि 2 स्क्रैचेस अगर बहुत ज़्यादा करीब डाल दिए जाएँ, तो उनके दरमियान वाला जो रीजन हमें नज़र आएगा, वो रीजन जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और स्क्रैचेस वाला जो रीजन है, वो ओपेक हो जाएगा और जो दरमियान वाला रीजन है, वो फिर एक स्लिट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि इसी तरह से हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है और हम किसी हाई प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ इस पे मैकेनिकली बहुत ज़्यादा करीब-करीब स्क्रैचेस डालते जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होगा? उनकी वजह से ये होगा कि ये जो हमारे पास ग्लास की स्लैब है, ये एक ऐसा मटीरियल बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी तादाद के अंदर स्लिट्स मौजूद होंगी। और फिर हमें पता है कि स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो हम उसकी डायफ्रैक्शन की वजह से डिफरेंट इंटरफेरेंस के पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे ही हम लोग नाम देते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अगर हम इसे पढ़ें कि एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है, तो आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज़ अ ग्लास प्लेट। स्टूडेंट्स कीवर्ड्स जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये क्या है? ये एक ग्लास की प्लेट है having a large number of close parallel equidistant slits,
यानी इसके अंदर बहुत सारी स्लिट्स लगी हुई हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, उनके दरमियान फासला जो है वो बराबर है, और दी स्लिट्स आर मैकेनिकली रूल्ड, यानी हमने उनको मैकेनिकली उसके ऊपर किसी चीज़ से, जैसे स्क्रैच मैंने आपको बताया, स्क्रैच डाल के इस तरह से हमने स्लिट्स जो है वो बनाई हुई हैं। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि जो स्लिट्स इसके अंदर बनाई गई हैं, अगर हम इनके नंबर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये 400 टू 5000 स्लिट्स पर सेंटीमीटर के रीजन के अंदर रूल हुई होती हैं। मतलब अगर आप इमेजिन करें कि 1 सेंटीमीटर का जो रीजन है, उस 1 सेंटीमीटर में हम लोगों ने 4000 या 5000 रूलिंग्स जो हैं वो बनाई हैं, इतनी सारी स्लिट्स उसके अंदर लगा दी हैं। हमारे लिए 400 को ही इमेजिन करना मुश्किल होगा, और अगर 5000 होंगी तो इनके दरमियान फासला कितना कम होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस ग्लास को अपनी नेकेड आई से, अनएडेड आई से देखने की कोशिश करेंगे तो हम उसे बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे एक ओपेक ग्लास है जिसमें से लाइट पास करके आगे नहीं जा पा रही, क्योंकि जो स्लिट्स हैं वो बहुत थिन है उसके दरमियान। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह की अगर हमारे पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो तो उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे किस तरह से, ये आपके सामने बना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यही जो हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाई है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ को आप समझें कि ये एक ग्लास की स्लैब है जिसके ऊपर मैकेनिकल रूलिंग्स हुई हुई हैं, हमने स्लिट्स लगाई हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखिएगा ज़रा, अगर हम इसको प्लेस करें, इसको यहाँ से उठाएं और उठाने के बाद इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से कर दें, तो वो जो रूलिंग्स हमारे पास हुई थी वो अब इस डायरेक्शन में हमें नज़र आएंगी, और उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ये जो स्टूडेंट्स आपको रीजन नज़र आ रहा है, इसमें ये स्क्रैचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसके दरमियान में स्मॉल ओपनिंग्स आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं ये वो ट्रांसपेरेंट रीजन्स हैं जो अभी भी ऐसे हैं कि लाइट जब इनमें से पास करेगी तो पास करने के बाद वो आगे जा सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसकी हम लोगों ने साइड व्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर बहुत सारी स्लिट्स हैं। अगर हम कोई सी 2 स्लिट्स की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ये भी चीज़ लिखी है कि ये जो स्लिट्स हैं ये इक्विडिस्टेंट हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि इनके दरमियान फासला जो है वो बराबर है। यानी कोई सी 2 स्लिट्स अगर आप ले लें तो उन 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इक्वल होगा, और स्टूडेंट्स उस डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ। यानी अगर 2 स्लिट्स के दरमियान यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस स्टूडेंट्स इस केस में स्मॉल डी के बराबर है। और ये जो आपको रेड कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं, आप इसे इमेजिन करें कि पीछे से एक सोर्स है और उस सोर्स से पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं जो आगे की तरफ आ रही हैं, और उसको हम लोगों ने इधर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर डाला हुआ है। अब हमें पता है कि हर एक स्लिट जो है वो इस केस में बिहेव करेगी एज ए सेकेंडरी सोर्स, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा था, हाइगन्स का प्रिंसिपल ही ये है कि जब भी कोई लाइट जो है वो पहुंचती है किसी भी रीजन पे और उस रीजन में अगर थोड़ी सी ओपनिंग मिल जाए तो वो ओपनिंग जो है वो एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करना शुरू कर देती है, और वहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो बनते हैं और फिर वेव फ्रंट्स बनते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने वेव फ्रंट्स नहीं लिए हुए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिए हैं वो रेज ऑफ लाइट ली हुई हैं। अब ये जो रेज ऑफ लाइट हैं जब ये इस पे पड़ेंगी तो इनमें से पास करके आगे की तरफ जाएंगी। अब किस तरह से, हमें पता है कि लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये जो रे ऑफ लाइट है हम इन्हें नंबर दे देते हैं। इसे हम कह देते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 रेज ऑफ लाइट हैं जो 7 स्लिट्स में से पास करके आगे जाएंगी। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, अगर ये एक रे ऑफ लाइट है, जब ये यहाँ से पास करेगी तो डिफ्रैक्शन होगी, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये अपने पाथ से डेविएट कर जाती है, ये सीधा आगे जाने की बजाय एक सर्टन एंगल पे बेंड हो जाएगी। इसी तरह जो ये सेकंड रे ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही है, ये भी स्टूडेंट्स उसी एंगल पे बेंड हो जाएगी। जो थर्ड रे ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, ये भी बेंड हो जाएगी। इसी तरह ये जो फोर्थ है,
स्टूडेंट ये जो सारी रेज ऑफ लाइट हमें नज़र आ रही हैं, ये सारी रेज ऑफ लाइट जो हैं स्टूडेंट्स ये बेंड हो जाएंगी और बेंड होके आगे की तरफ जाना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने वेव फ्रंट्स नहीं लिए, रेज ऑफ लाइट्स लिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट पढ़ा था। डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट और इसकी डायग्राम भी हमें एक जैसी लग रही होगी, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो नैरो स्लिट वाला आर्टिकल था उसमें हमारे पास इस तरह से स्लिट्स नहीं थी, दरमियान में ये जो रीजन्स हमें नज़र आ रहे हैं ये नहीं नज़र आ रहे थे। अक्सर स्टूडेंट्स जब अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ये मिस्टेक कर जाते हैं कि नैरो स्लिट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली जो डायग्राम है इनको एक जैसा समझ लेते हैं। तो आपने जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली डायग्राम है उसका कंपैरिजन ज़रूर करना है जो हमारी नैरो स्लिट वाली डायग्राम है जो पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने सीखी थी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि यहाँ पे हम लोग इनके सामने एक बड़े साइज का कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। जैसे ये मैं आपके सामने एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करता हूँ। हमें पता है स्टूडेंट्स जो कन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ये लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। जब रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरेंगी तो ये क्या करेगा, ये इन तमाम रेज ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देगा, और जब ये कन्वर्ज होंगी तो कन्वर्ज होने के बाद वहाँ पे पॉसिबिलिटी है इंटरफेरेंस की, जो कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो रेज ऑफ लाइट जब इसमें पहुंचती हैं तो ये इन रेज ऑफ लाइट्स को इस एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है इसके, और इस पॉइंट के ऊपर हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न नज़र आता है। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट पी का। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस जगह पे देखें तो कौन से वाली इंटरफेरेंस होगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि इंटरफेरेंस जब भी हम लोगों ने देखनी है तो इंटरफेरेंस देखने का एक ही तरीका होता है कि हम लोग देखें कि पाथ डिफरेंस इस केस में क्या है। तो स्टूडेंट्स वो पाथ डिफरेंस हमें यहाँ पे स्टडी करना है, वो कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इमेजिन करें कि हम लोग अंडर कंसिडरेशन रखते हैं सिर्फ दो रेज को, जिनमें से एक रे है रे नंबर 1 और जो दूसरी रे है वो है रे नंबर 2। ये दो रेज हैं जो ट्रैवल करते करते हमारे इस कन्वर्जिंग लेंस तक जा रही हैं। अगर हम लोग इनके डिस्टेंसेस की बात करें, क्या दोनों ने इस तक पहुंचते हुए एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक रे ने दूसरी रे की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वो हम कैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसके बिल्कुल पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन लगाएं, यानी जिस एंगल पे हमारे पास ये कन्वर्जिंग लेंस पड़ा हुआ है एग्जैक्टली इसी एंगल पे हम यहाँ पे एक लाइन कुछ इस तरह से करके ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे नाम दे दें, ये वाला पॉइंट है इसे स्मॉल ए कह दें और इस पॉइंट को हम लोग स्मॉल बी कह दें, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी, अगर B से आगे की बात करें तो B से आगे हमारी रे नंबर 1 और रे नंबर 2 इन दोनों ने एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। और फिर स्टूडेंट्स अगर ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग यहाँ पे थीटा का नाम दे दें, तो स्टूडेंट्स ये थीटा के कॉरिस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पाथ डिफरेंस। इस केस में जो पाथ डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है वो A से लेके B तक है, क्योंकि A से लेके B तक वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो हमारी रे नंबर 2 ने कवर किया है एज कंपेयर टू रे नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि पाथ डिफरेंस और उसके लिए हम इस ट्राइंगल का सहारा लें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल ए का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम द ट्राइंगल ए कैपिटल ए स्मॉल एंड बी, ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो ये ट्राइंगल को देखने के लिए हम ज़रा इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दोबारा बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये देखें बिल्कुल इस तरह से, ये हमारे पास स्मॉल ए है, ये हमारे पास कैपिटल ए है, और फिर ये हमारे पास एक लाइन नज़र आ रही है, और फिर इस तरह से इस पॉइंट को हमने बी का नाम दिया हुआ है। ये एंगल
90 डिग्री है और ये एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा। अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो थीटा एंगल हमारे पास होता है राइट ट्रायंगल में, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो साइड हमारे पास होती है हम उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो एंगल 90 डिग्रीज के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में हमने इस ट्राइंगल में से साइन ऑफ एंगल थीटा फाइंड आउट करना हो तो हमें पता है कि साइन ऑफ एंगल थीटा ये हमेशा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब इस केस में स्टूडेंट्स अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की बात करें तो स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि जो परपेंडिकुलर है इस केस में वो है हमारे पास ए बी, और जो हाइपोटेनस है हमारे पास वो है कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, कैपिटल ए और स्मॉल ए ये तो दो स्लिट्स के दरमियान फासला है, और दो स्लिट्स के दरमियान फासले को तो हम लोगों ने स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो फिर अगर इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट की जाएं तो साइन ऑफ एंगल थीटा स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है ए बी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। और फिर अगर इसे थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ए बी इक्वल आ जाता है डी साइन ऑफ एंगल थीटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने ए बी फाइंड आउट किया है ये बेसिकली पाथ डिफरेंस है, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो रे नंबर 2 ने ट्रैवल किया था एज कम्पेयर टू रे नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हम अपनी बुक को यहाँ पे फॉलो करते हैं और जो केस यहाँ पे डिस्कस हुआ है बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जब 1 और 2 आपस में मिली थी तो उनके मिलने की वजह से जो इंटरफेरेंस हुई थी वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी। तो अगर स्टूडेंट्स वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमें पता है कि वो जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल होता है। और इस केस में लेट्स सपोज ए से लेके बी तक का जो फासला है, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ए से लेके बी तक का फासला है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वो इक्वल है लैम्डा के। और फिर स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्या नाम दे देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। और अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो फिर ये बनेगा। इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखते हैं तो हो सकता है 3 और 1 के दरमियान 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस आ रहा हो और इसी तरह 3, 4, 5, 6 लैम्डास का पाथ डिफरेंस हमें मिलता जाए। हम बुक की फिगर को भी यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ में। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों इक्वेशंस का, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो स्टूडेंट्स देखते हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड्स को अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है डी साइन ऑफ एंगल थीटा, और इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है लैम्डा के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा डी साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब स्टूडेंट्स ये तो हमें जो नज़र आ रहा है ये एक बेसिक इक्वेशन है जो हमने पहले पाथ डिफरेंस के साथ बनाई। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि बिल्कुल सेंटर में बनने वाली, यानी इसी इक्वेशन को अगर हम लोग सामने रखें, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन नंबर 3 को देखें और इसमें अगर हम लोग ये कहें कि जो हमारे पास थीटा है ये थीटा 0 डिग्रीज है, तो थीटा 0 डिग्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एंगल कोई नहीं बन रहा होगा और लाइंस जो हैं बिल्कुल सीधी आगे की तरफ जा रही होंगी। जब बिल्कुल सीधी आगे की तरफ जा रही होंगी तो वो सेंटर में मिल रही होंगी और वहाँ पे जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही होगी। हम इसे कहते हैं 0 ऑर्डर फ्रिंज। ये बिल्कुल सेंटर में
बनती है, और इससे ज़ीरो ऑर्डर कहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास वो ज़ीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम इसका एंगल बढ़ाना शुरू कर दें, जैसे इस केस में ये एंगल बढ़ा हुआ है, हम इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉटेड फॉर्म में आपके सामने बना के दिखाता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त एंगल यही हो, इनका एंगल्स इस तरह से भी जा सकता है। ये एंगल हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, यानी 0 डिग्री होगा तो एंगल बिल्कुल इस तरह से होगा। तो 0 डिग्री पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो जैसे जैसे इनका एंगल बढ़ता चला जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव के बाद पहली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव के बाद पहली जो अगली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो उस वक्त बनेगी जब हमारे पास ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा, और दूसरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त बनेगी जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा। यानी जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरह से चलता चला जाएगा तो हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और सो ऑन इस तरह की अगली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और इससे पहले वाली हम लोगों ने देखा ज़ीरो ऑर्डर हमारे पास पहली फ्रिंज नज़र आ रही होगी। तो फिर स्टूडेंट्स अगर इसे जनरलाइज करें तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डी साइन ऑफ एंगल थीटा है ये n टाइम्स ऑफ लेमडा इसके बराबर है, और यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कुछ भी हो सकती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास n के लिए मिल सकती हैं, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। क्योंकि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में सेंटर से प्लस ले लेंगे तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास होगी हमें उसे माइनस लेना पड़ेगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन इस फॉर्म में हमें मिल जाएगी। और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न्स हैं वो हम इसी तरह से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इसमें बात करते हैं तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, थर्ड ऑर्डर होगी, वो ज़ीरो ऑर्डर नहीं होगी। ज़ीरो ऑर्डर सिर्फ हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होता है क्योंकि जो सेंटर है वहाँ पे पाथ डिफरेंस हमारे पास ज़ीरो मिल जाता है, इसलिए वो ज़ीरो ऑर्डर हमारे पास डायफ्रैक्शन होती है। अब स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स हैं हमारी बुक में जो डिस्कस हुई हुई है, जैसे कि अगर हम एक CD रोम को देखते हैं तो CD रोम जो है हमारे पास उसमें भी हमें डिफरेंट कलर्स के पैटर्न्स बनते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो भी इसलिए बन रहे होते हैं कि उसमें जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रही होती हैं जिस तरह से हमारी ये स्लिट्स बिहेव कर रही हैं, वो एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रही होती हैं। इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास शेयर की गई है कि अगर हम लोग एक लाइट का, वाइट लाइट को फॉल कराते हैं एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में तो उसका पैटर्न हमें किस तरह से बनता हुआ नज़र आता है। तो हमें पता है कि लाइट अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ अपने पाथ को चेंज करती है। तो जब लाइट वाइट होगी तो वाइट लाइट में तो बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, तो जब वो बहुत सारी वेवलेंथ्स इसमें से पास करेंगी तो वो कलर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग होते हुए हमें नज़र आएंगे। तो उसका स्पेक्ट्रम भी हमारी बुक में ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे साइड बॉक्स में शेयर किया गया है, इसे भी हम लोग देख सकते हैं कि वाइट लाइट के केस में जो है वो हमें इस तरह का एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। लेकिन अगर हम कोई मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करते हैं या कोई ऐसी लाइट यूज़ करते हैं जिस लाइट में 2 या 3 वेवलेंथ्स हों तो फिर हमें वही 2 या 3 वेवलेंथ्स नज़र आएंगी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक और एडवांटेज भी है, या आप इसे कह सकते हैं कि इसका एक यूज़ भी है कि अगर हमारे पास कोई लाइट हो और हम चेक करना चाहते हो कि वो लाइट जो है वो प्योरली मोनोक्रोमैटिक है या नहीं, तो हम लोग क्या करें, उस लाइट को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करें। अगर पास करने के बाद आउटपुट में दूसरी तरफ हमें एक से ज़्यादा जगहों पे लाइट नज़र आ रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स थी उसके अंदर। और अगर वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से पास करने के बाद एक ही जगह पे हमें नज़र आ रही हो तो इसका मतलब था कि वो सिर्फ एक ही वेवलेंथ थी जो एक सर्टेन पोजीशन पे डायफ्रैक्ट होके चली गई। तो स्टूडेंट्स ये था। अब इसमें एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से तैयार करना है। एक टर्म है जिसके बारे में पेपर में भी पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, और हमारी इस आर्टिकल के सेकंड पैराग्राफ में उसे एक्सप्लेन भी किया गया, और वो क्या है, वो टर्म है ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स?
हमने यहाँ पे स्मॉल डी लिया था। स्मॉल डी को हमने कहा था ये डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान। स्टूडेंट्स, इसी डिस्टेंस को जो दो कंसेक्यूटिव स्लिट्स के दरमियान होता है, हम इसे ही ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम देते हैं और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी के साथ। और अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास इसका फॉर्मूला भी है, जो हमारे पास मैथमेटिकली तो बुक में नहीं बताया गया, लेकिन वर्बली इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स उसे एक्सप्लेन किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? ये होता है लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूलिंग्स। यानी आपके पास जो डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, उस डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग की टोटल लेंथ कितनी है, और फिर उसके ऊपर जिस तरह से हमने ये मैकेनिकल रूलिंग्स की हुई थी, इसको नंबर ऑफ रूलिंग्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी के साथ। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग देखी, किस तरह से इसे बनाया जा सकता है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और इसके अंदर एसोसिएटेड इसके साथ जो पैरामीटर्स हैं हमने उनको भी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।